कलम लीला सुनने वालों का अभिनंदन। आज आप कलम लीला में सुन रहे हैं मुझे यानी चैताली थानवी को। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपनी लिखी कहानी उड़ने की कला। ऋतु छोटे से शहर बूंदी से निकलकर जयपुर आती है काम करने। नए शहर में उसे सब कुछ नया नया सा अच्छा सा लगता है। वहाँ एडजस्ट करना भी उसे एलिस इन वंडरलैंड वाली फील देता है। पर अचानक ऑफिस में हुई उसकी एक लापरवाही से उसकी पूरी इमेज खराब हो जाती है। वो भी अपने आप को बेवकूफ और लापरवाह समझती रहती है। क्या वो इस घेरे से निकल पाएगी? क्या वो फिर कभी अपने आप को कोई भी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल समझ पाएगी? जानने के लिए सुनिए उड़ने की कला। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ऋतु खिड़की के पास कुर्सी लगाए गुलमोहर के पेड़ को देख रही थी, जो उसके खिड़की के बहुत करीब था। ऋतु के एक हाथ में डायरी थी और दूसरे हाथ में पेन। वो खिड़की के बाहर देखती और डायरी में लिखती। मेरे खिड़की के पास एक गुलमोहर का पेड़ है। उस पर एक घोंसला बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकले थे। सारे बच्चे उड़ गए, पर अब एक ही बचा है जो उड़ नहीं रहा। काफी दिनों से वो वही है, घोंसले के बाहर जा ही नहीं रहा। चिड़िया अपने बच्चे के साथ ही दिखती थी। शायद वो अभी तैयार नहीं है बाहर जाने के लिए। जब तैयार ना हो तो नहीं निकलना चाहिए। आप बाहर की दुनिया के लिए तैयार नहीं तो फिर क्यों अपने आप को जबरदस्ती उस तरफ धकेले? क्यों मैंने अपने आप को धकेला? ये खुले आसमान में उड़ने को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज कर दिया यार मैंने। ऐसे थोड़ी निकल जाते हैं उड़ने। उड़ना आजादी नहीं, उड़ना एक कला है जिसे सीखे बिना अगर आप उड़ने चले गए ना तो आप संभल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। मेरा जयपुर आने का ही फैसला गलत था। शायद मैं तैयार नहीं थी। शायद मुझे और इंतजार करना चाहिए था। लिखते हुए उसकी आंखें भर आई थी। सोच में डूबी वो चिड़िया के उस घोंसले को एकटक निहारे जा रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी और उसका ध्यान टूटा। उसने देखा माँ का कॉल था। वो उस वक्त बहुत उदास महसूस कर रही थी। वो ऐसे मूड में माँ से बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी कुछ 5-6 महीने हुए थे उसे जयपुर आए। छोटे शहर बूंदी से निकलकर जयपुर में एक बड़ी पब्लिकेशन कंपनी में काम करना, वहाँ एडजस्ट करना, सब मुश्किल तो था। लेकिन जब वे आपका सपना होता है तो उस तरफ बढ़ता हर एक कदम मुश्किल नहीं लगता, बल्कि आपको बिल्कुल एलिस इन वंडरलैंड वाली फील देता है। हम जब अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं तो बड़े मासूम होते हैं। बाहर की दुनिया की छवि भी हमारे आंखों में बड़ी मासूम होती है। शुरू में ऋतु को अपना काम खुद करना, जिम्मेदारी लेना सब अच्छा लग रहा था। उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल रहा था। वो अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। अब जबकि वर्क फ्रॉम होम था तो उसने भी अपने दोस्तों की तरह फ्री टाइम में कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर हर कोई सिर्फ ऑफिस से घर तक सीमित नहीं था। सुबह को अलग कोर्स और शाम को अलग। वो बहुत खुश रहती थी, बिजी रहती थी। पूरा दिन उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आते रहते थे।
घर का काम, खाना, ऑफिस और क्लासेस सब मैनेज कर रही थी वो। उसको ऑफिस से बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला था। उसे विश्वास था इसके बाद उसका प्रमोशन ज़रूर होगा। लेकिन उसकी एक लापरवाही से उसका ये सपना टूट गया था। उसका दिमाग बार बार यही बात सोच रहा था। उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार कॉल उसकी कलीग अंजलि का था। अंजलि कलीग होने के साथ उसकी दोस्त भी थी। उसे लगा अंजलि से बात करके शायद वो कम उदास महसूस करे। वो हमेशा मोटिवेशनल बातें ही करती है, तो शायद वो उसे ठीक कर पाए। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो ऋतु, कहाँ है तू? इतने दिन से ना कोई कॉल ना कुछ। ऋतु बोली, तुझे पता है ना ऑफिस में क्या हुआ? यार मैं बहुत लापरवाह हूँ मैं। अंजलि ने पूछा, पर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ऋतु, और तूने मुझे दिखाया भी था तेरा काम। बस थोड़ी प्रूफ रीडिंग ही करनी थी, बाकी तो तैयार था तेरा। फिर क्यों किया तूने ये? ऋतु ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया। देख, डेडलाइन दी गई थी 23 की। मैंने अपना पूरा शेड्यूल उस हिसाब से बनाया हुआ था। मैंने सारा काम टाइम पर पूरा किया था। बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी थी जो मैंने सोचा मैं कभी भी कर सकती हूँ। फिर डेडलाइन ही चेंज हो गई, 23 से 21 हो गई। उसका नोटिफिकेशन मुझसे मिस हो गया। पर फिर भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और अब मैं बस इसी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए ना। वहाँ से अंजलि का जवाब आया, देख, बात सिर्फ नोटिफिकेशन की नहीं है, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई थी। वो भी तूने अटेंड नहीं की, ना ही उसका फॉलोअप लिया। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो तूने मिस कर दी। चल, कर दी तो कर दी, इसे हम जाने भी दें, पर यार कंपनी कैसे जाने देगी? तेरी अभी इमेज बन गई है कि तू है थोड़ी लापरवाह। अब कंपनी तुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे, ये मुश्किल है। अंजलि की ये बात सुनकर ऋतु को बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी ये इमेज बन गई है, मतलब अब सब ऑफिस में उसके बारे में यही सोचेंगे। कॉन्फ्रेंस अटेंड न करने की इन्फॉर्मेशन तो उसने पहले ही दे दी थी। उस दिन उसके ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स का प्रेजेंटेशन था। उसे क्या पता था उसमें डेडलाइन चेंज होने की इन्फॉर्मेशन आएगी। वो वैसे ही परेशान थी, अंजलि से बात करके और परेशान हो गई। उसने सोचा था कि वो उससे बात करके अच्छा महसूस करेगी, लेकिन हो उसका उल्टा गया। बाहर बादल गहरा गए थे और ऋतु का मन अंदर ही अंदर धंसता जा रहा था। बूंदी जैसे छोटे शहर से निकलना मुश्किल था। परिवार के लगभग सब लोगों ने यही कहा कि लड़की को अकेले कैसे भेजे बड़े शहर, ये अपना ध्यान कैसे रखेगी, ये अभी बच्ची है। लेकिन ऋतु के पेरेंट्स ने डिसीजन ऋतु के ही हाथ में दिया और कहा वो जो भी डिसाइड करेगी वो उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने परिवार की बातों के विरुद्ध जाकर ऋतु पर विश्वास किया। ये विश्वास कि वो सब सही करेगी, वो सब खुद संभाल लेगी। पर वो कहाँ कुछ संभाल पा रही थी। अब वो ऑफिस की कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करती तो चुप ही रहती, ये सोचकर कि सब लोग वैसे ही उसे लापरवाह मानते हैं, उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। उसे अब वाकई कोई प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गया था
और डेडलाइन मिस करने के बाद की पहली मीटिंग में सबके सामने बॉस ने उससे कहा था कि he got disappointed with her। ऑफिस में तो सच में उसकी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही थी। वो जितने भी अपने कलीग्स को अपनी सिचुएशन बताती, वो उसे सिंपैथी देते और बात जल्दी बंद कर देते। उसे लगने लगा जैसे सब उसे दया की ही नज़रों से देख रहे थे कि बेचारी नहीं कर पाती काम। वो बेचारी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी बन गई थी। उससे कोई बात नहीं करता, शायद इसलिए भी क्योंकि वो सबको बस उसी गलती के पछतावे के बारे में ही बताती रहती। सबके सामने अपनी हालत बताकर वो और बेचारी बनती और लोग उसे और इग्नोर करते। पर अब वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने भी मन ही मन ये मान लिया था कि वो बेचारी है। वो सच में किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। उसका बोझिल होता मन काम में भी नहीं लगता। उसका अब ऑनलाइन क्लासेस में भी मन नहीं लग रहा था। वो पूरा पूरा दिन बस सोई रहती थी। फिर उसे पता चला कि जो प्रोजेक्ट वो सबमिट नहीं कर पाई थी, वो अब अंजलि को दे दिया गया था और उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने बनाई थी और अंजलि को दिखाई भी थी। मतलब उसका आइडिया अंजलि ने ले लिया था। अब वो अपने आप को बेचारी ही नहीं, बेवकूफ भी समझने लगी थी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखने बैठ गई। मैं बहुत बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। लोगों की परख भी नहीं मुझे। कितने वक्त से हम दोस्त थे, मैं समझ भी नहीं पाई कि किसके साथ मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए और किसके साथ नहीं। ये दुनिया बहुत मतलबी है। ये लाइन बहुत फिल्मी है पर सच है। अंजलि तो ठीक है, पर मैं अपने आप का क्या करूं? मैं जैसे अपने ही मकड़ जाल में फंसती जा रही हूँ। बूंदी में सब कितना अच्छा था। वहाँ के तो नुक्कड़ के दुकान वाले भी हम पर भरोसा करके बिना पैसे के सामान दे देते थे कि ये कल पक्का हिसाब दे देंगे, और हम भी भरोसा नहीं तोड़ते थे, हिसाब पूरा करते थे। उस दुकान वाले से हमारा रिश्ता थोड़ी था, बस भरोसा था। यहाँ तो कोई 2 मिनट पेन भी उधार न दे, इतना भी भरोसा न करे। और मैं दोस्तों पर कितना भरोसा कर बैठी थी। सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। अब नौकरी बदलने भी हो ना, तो मैं ये रिस्क नहीं ले पाऊंगी। इतनी जल्दी नहीं मिलेगी कोई नौकरी। पर यहाँ जैसे दम घुट रहा है मेरा। मुझसे ज्यादा समझदार तो वो चिड़िया का बच्चा है जो अब भी घोंसले में ही है। कम से कम सुरक्षित तो है। ये लिखकर उसने जोर से डायरी बंद की और बेड पर जाकर लेट गई। वो कितनी देर से लेटी हुई थी, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो घर से तो दूर थी ही, अब मन से भी अकेला महसूस कर रही थी। सुबह के 11 बज गए थे और वो अब भी पलंग पर निढाल पड़ी हुई थी। तभी उसे कॉल आया उसके ऑनलाइन ओरिएंटेशन क्लासेस से। वो कह रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वो उसे उनके अगले बैच को लेक्चर देने के लिए इनवाइट करना चाहते थे। पर ऋतु अपनी नज़रों में अब भी बेचारी और बेवकूफ ही थी।
उसे तो वो लोग भी बेवकूफ लग रहे थे जो उसे लेक्चर देने के लिए बुला रहे थे। वो क्या लेक्चर देगी? कैसे लापरवाह होना चाहिए, कैसे बेवकूफों की तरह अपना बेचारापन सबको बताना चाहिए ताकि हर कोई आपको इनकॉम्पिटेंट समझे। नहीं, ऋतु ने बिजी होने का बहाना करके मना कर दिया। वो उठकर खिड़की के पास आ गए। बाहर उसने देखा कि आज चिड़िया के घोंसले में बहुत हलचल हो रही थी। चिड़िया उड़ उड़ कर अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। वो उसे आगे की तरफ धक्का दे रही थी ताकि वो उड़े। बच्चा पीछे होता जा रहा था, पर चिड़िया उसे बार बार आगे की ओर खींच रही थी। उसे चिड़िया के बच्चे के लिए बुरा लग रहा था। वो नहीं उड़ पा रहा था। मन को शांत करने के लिए उसने चाय पीने की सोची। जब वो किचन में गई तो उसे पता चला कि चाय की पत्ती खत्म हो गई है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा। ये सोचकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपना हाथ जोर से किचन स्लैब पर दे मारा। उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगा था। वो आह करते हुए किचन से बाहर आई, मास्क पहना, पर्स लिया और मार्केट के लिए निकल गई। नीचे घर के बरामदे में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चा रन लेते हुए गिर गया। वो फिर उठकर दौड़ने लगा। ये देखकर ऋतु उन पर बहुत चिल्लाई। क्या है ये? पैसेज में कौन क्रिकेट खेलता है? अलाउड है? कंप्लेन करूंगी ना तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे तुम सब। जब देखो दम मचाते रहते हो। देखो गिरे भी अभी, समझ ही नहीं रहे, मत खेलो। बच्चे ने जवाब दिया, क्या दीदी, बस गिरने के डर से खेलना ही बंद कर दूं? ये तो होता रहता है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? फालतू में राई का पहाड़ बना रही हो दीदी। ऋतु ये सुनकर वहां से भुनभुनाते हुए चली गई। आजकल के बच्चे बहुत टेढ़ होशियार हो गए, कैसे पलट कर जवाब देते हैं। पर वो मन ही मन सोचने लगी कि उस बच्चे ने गलत क्या कहा। वो तो रोज ही गिरता होगा, शायद लगती भी रहती होगी खेलते वक्त। उसने ओवर रिएक्ट क्यों किया? अब वो ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही थी। पर क्या वो अपनी सिचुएशन पर भी ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही थी? उसके मन में ये ख्याल आने लगा। उसे अचानक हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ और उसे याद आया कि कैसे उसने कुछ देर पहले गुस्से में आकर अपना हाथ किचन स्लैब पर दे मारा था। गलत किया था उसने। घर वापस आकर उसने सामान की थैली रखी और अपने हाथ को पकड़ कर बैठ गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने ये क्या कर दिया था? अपने आप को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? वो लापरवाह और बेवकूफ के साथ अब फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में वो पेन रिलीफ की ट्यूब ढूंढने लगी। ट्यूब उठाकर जब उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखा तो वो हैरान रह गई। क्या कर दिया था उसने अपने आप को? इतना उदास, इतना बेजान। कैसा चेहरा हो गया था उसका? क्या सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिस करने के लिए उसे अपने आप को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? पर वो सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, उसके प्रमोशन का बहुत बड़ा चांस था। पर आखिर था तो नोटिफिकेशन ही, लेकिन उस गलती से उसकी इमेज ही खराब हो गई। तो अब क्या करे? उस पर बैठकर रोए? ये तो सॉल्यूशन नहीं है। उसका दिमाग खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। उसका सिर घूम रहा था। उसने आंखें बंद की, अपने दिमाग को शांत किया
और अपने लिए एक कप चाय बनाई। वो चाय के साथ डायरी लेकर फिर खिड़की के पास बैठ गई। वो लिखने लगी, मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ। ठीक है, हो गई गलती, सब करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। एक्चुअली कोई हो या ना हो, मैं नहीं हूँ, और मैं जैसे भी हूँ सही हूँ। मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। मैंने एमए किया है यूनिवर्सिटी में, सेकंड रैंक आई हूँ। मैं घर की पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर निकली, जिसने जॉब किया। ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा गिरता आत्मविश्वास भी नहीं। हाँ, ये एक और बात, मैंने जो पहले लिखा था वो गलत लिखा था। मैं नहीं गिरी, मेरा आत्मविश्वास गिरा, जिसे मैं अब और नहीं गिरने दूंगी। अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने दूसरों के पास नहीं जाऊंगी। मैं खुद उन्हें सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे बस अपने आप को वक्त देना है। आराम से, ठंडे दिमाग से उस सिचुएशन के बारे में सोचूं कि ये क्यों हुआ और मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा अलर्ट रहना है और कुछ नहीं। मिल गया सॉल्यूशन। सीख मिलने के बाद सिर्फ सीख याद रखते हैं, गलती नहीं। फालतू में 100 लोगों को बताया इस बारे में मैंने। अब वो लोग भी मुझे बेचारी समझ रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैंने एक प्रॉब्लम फिक्स कर दी तो मैं ये भी कर लूंगी। दुनिया की सोच बदलती रहती है, कल को मेरे बारे में भी उनकी सोच बदल जाए। मुझे बस खुश रहना है और मन से काम करना है। मैं जब इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो क्या इस सिली सी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, मैं इस लायक हूँ। ये लिखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं, पर इस बार सिर्फ नमी नहीं, हल्की सी चमक भी थी उसकी आंखों में। खिड़की के बाहर उसने देखा, चिड़िया अब भी अपने बच्चे को उड़ने के लिए धकेल रही थी। वो हारी नहीं थी। उसने अपना मोबाइल उठाया और कॉल लगाकर बोली, आपने कॉल करके इनवाइट किया था ना लेक्चर देने के लिए? आई एम एक्सेप्टिंग दैट, थैंक यू। ये कहकर उसने फ़ोन रखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, कल सुबह ये लेक्चर है और दिन को ऑफिस का वीडियो कॉल, तो कल कुछ तो अच्छा सा पहनना पड़ेगा। वो खिड़की से उठी और अपना कबर्ड खंगालने लगी। कपड़े ढूंढते वक्त वो हल्के से कोई गाना भी गुनगुना रही थी। खिड़की से दिख रहे उस घोंसले में बैठा चिड़िया का बच्चा अब पंख फैला कर उड़ रहा था। कलम लीला में अभी आपने सुनी चैताली थानवी से उनकी लिखी कहानी उड़ने की कला। आपको कैसा लगा ये हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे पढ़ भी सकते हैं। कलम लीला से ऐसे ही पुस्तक अंशों या कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आभार।